हाय स्टूडेंट, के क्लास में आपका स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट वीडियो डालने जा रहे हैं। जो एक करंट अफेयर का पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक किससे बना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। क्या एक मैगजीन से बना है? बिल्कुल नहीं। ये देखिए, घटनासार से बना हुआ है। किससे बना है? घटनासार से बना हुआ है, घटना चक्र से बना हुआ है, क्रॉनिकल समसामयिकी जो आती है उससे बना हुआ है, और परीक्षा वाणी से बना हुआ है, ठीक ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना हुआ है, और कुछ वैसे भी क्वेश्चन है, ऑनलाइनर भी क्वेश्चन है, ठीक ना। क्योंकि अगर चार मैगजीन से हम पीडीएफ बना रहे हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो उसमें जायज़ सी बात है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको बताना पड़ेगा ठीक ना, कि क्वेश्चन जाए ना। क्योंकि आर ओ में आप देखे ही थे कि आर ओ में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन लोगों को गलत हुए। क्योंकि लोग आसान छोड़ करके टफ पढ़ना शुरू कर दिए थे, ठीक ना। तो इसीलिए आप आसान के साथ साथ, पहली बार में तो आपको आसान याद होगा, फिर उसके बाद दूसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और टफ याद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप और टफ याद होगा, ठीक ना। क्योंकि आप ये सोच रहे थे एक बार कोई वीडियो देखने से, एक बार हम पीडीएफ पढ़ने से, एक बार मैगजीन पढ़ने से तो आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक ना। तो यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। आप इसको यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये दृष्टि जो आई थी आर ओ के समय वो है, और आर्थिकी समसामयिकी, ठीक ना। आर्थिकी समसामयिकी परीक्षा वाणी की है, ठीक, और घटनासार की है। तो आइए हम आज शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक ना। देखिए, पहले अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, फिर राष्ट्रीय देखेंगे, ऐसे करके जो हम आज चौथा वीडियो है, ठीक ना, इस सब मैगजीन से। तो आइए शुरू करते हैं, यानी के आई बी क्लासेज यूट्यूब पे है ये, ठीक ना। आर ओ 2023 वाला, उस पर जो फोटो लगा हुआ है उसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, परमाणु शस्त्र पर सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री जो रिपोर्ट जारी करती है, जितने शस्त्र की रिपोर्ट हैं, जितने शस्त्रागार, शस्त्र अस्त्र, जितने भी रिपोर्ट हैं, सब कौन जारी करता है? सिप्री जारी करता है, ठीक ना। अब देखिए, जो शस्त्र में भारत का स्थान कौन सा है, तो यानी कि कितने परमाणु शस्त्र परमाणु पर जारी हो रहा है, ठीक ना। कितने परमाणु शस्त्र भारत में है, तो 180 हैं। पाकिस्तान के पास 170 है। इससे पहले भारत के पास 172 था, जो इससे पहले रिपोर्ट आई थी, तो 172 से बढ़ करके 180 हो गया है। यानी कि शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर अमेरिका है, फिर रूस है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर फ्रांस है, फिर चाइना, फिर भारत छठे स्थान पर है, ठीक ना। भारत छठे स्थान पर है परमाणु हथियार में, ठीक। अब आइए, जून 2025 में प्रधानमंत्री की यात्रा, ठीक ना। जून 2025 में प्रधानमंत्री यात्रा किए हैं। कहाँ की यात्रा किए हैं? साइप्रस, ठीक। जब साइप्रस की यात्रा किए हैं, तो आपको साइप्रस की राजधानी और साइप्रस के प्रधानमंत्री आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। साइप्रस की राजधानी कहाँ पे है? निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी कहाँ पर है? निकोसिया है। प्रधानमंत्री साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान पाते हैं। कौन सा पाते हैं? ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोज थर्ड। आपको बस इतना याद रहे, मकारियोज थर्ड, या सिर्फ थर्ड याद रहे कि कहाँ का, जो जिस अवार्ड के आगे थर्ड लगा है, कहाँ का अवार्ड है, तो साइप्रस का अवार्ड है, ठीक ना। साइप्रस का अवार्ड है। अब देखिए, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के? निकोसिया के, तो आंड्रेज, ठीक ना। आंड्रेज यहाँ के हैं। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, ये कोप वाला नहीं है, ये कोप नहीं है। कोप के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है। ये कहाँ पर हुआ है? जर्मनी के वान शहर में हुआ है, ठीक ना। जर्मनी के वान शहर में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ है। लेकिन कोप 30 कहाँ पे होगा, ठीक ना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोप 30 कहाँ पे होगा? तो ये भी जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, बेस्ट सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन तो यही है, कोप 30। कोप 30 कहाँ पे होगा? तो कोप 30 का आयोजन, ठीक ना, ब्राज़ील में होगा। तो कोप 29 कहाँ हुआ था, ठीक ना। कोप 29 हुआ था अज़रबैजान के बाकू शहर में, ठीक ना। अज़रबैजान के बाकू शहर में। इससे पहले जो हम PYQ का क्वेश्चन दिए थे, उसमें हमें सब बता चुके हैं, ठीक। अब आइए, ग्लोबल जेंडर गैप कैसे याद रखेंगे? वैश्विक लैंगिक अंतराल, ठीक ना।
ग्लोबल जेंडर गैप वैश्विक लैंगिक अंतराल में कौन जारी करता है? WEF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 131 है। शीर्ष पर कौन है लैंगिक अंतराल में? तो आइसलैंड है, ठीक ना, आइसलैंड है, फिनलैंड है। अंतिम स्थान पे कौन है? तो अंतिम स्थान पे पाकिस्तान है लैंगिक अंतराल में, ध्यान दीजिएगा। और देखिए WEF जो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF क्या क्या जारी करता है? WEF जारी करता है वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप जारी करता है, ये जारी करता है। फिर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। और क्या जारी करता है? पर्यटन, विश्व पर्यटन सूचकांक जारी करता है। कौन जारी करता है? WEF, ठीक। अब आइए देखिए यहाँ पर निकारागुआ WTO की मत्स्य सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां देश। अब इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है अलग, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में जिसको आप नहीं सुने हैं, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। अब देखिए ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स का उद्योग मंत्रियों की 9वीं उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ पे होती है? ब्राज़ीलिया में होती है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में होती है। ब्राज़ील में कितने सदस्य हैं? ब्राज़ील में टोटल 11 सदस्य हैं। जो लेटेस्ट सदस्य बना है वो इंडोनेशिया है, 11वां सदस्य कौन है? इंडोनेशिया है। अब देखिए ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, ठीक, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, UAE है, ठीक ना। ये सब भाग लेते हैं। अब देखिए जो ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन जो हुआ अभी जुलाई में, वो ब्राज़ील में हुआ। तो 18वां कहाँ होगा? 18वां 2026 में जो होगा वो इंडिया में होगा, ठीक ना, इंडिया में होगा। आप उसको याद कर लीजिएगा, इंडिया में होगा। अब आइए वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण कौन करता है? विश्व का कार्बन का मूल्य निर्धारण कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक करता है, इतना बस जानिए, ठीक ना। कार्बन मूल्य निर्धारण कौन करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तीसरा संयुक्त महासागर सम्मेलन, ठीक ना, संयुक्त महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर कहाँ पे होता है? मस्कत में होता है, ठीक ना। तीसरा संयुक्त महासागर कहाँ पे होता है? तो संयुक्त महासागर होता है फ्रांस के नीस में होता है, ठीक ना, फ्रांस के नीस में होता है। अब आइए मानव विकास सूचकांक, ठीक, मानव विकास सूचकांक HRD सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग है 130वें स्थान पे भारत है मानव विकास में। और मानव विकास में आइसलैंड पहले स्थान पे है, नॉर्वे दूसरे स्थान पे, दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर है, ठीक। 193वें स्थान पे कौन सा है? अंतिम स्थान पे दक्षिणी सूडान है, ठीक ना। इसका स्तर कैसे जारी किया जाता है? तो स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है, शिक्षा का और जीवन स्तर का, ठीक ना, जीवन स्तर का रहा है कि कैसे व्यक्ति रह रहा है, आय से संबंधित है। तो देखिए हम आपको बता चुके 131 बता चुके, ठीक। 131 किस में है? लैंगिक अंतराल में है, WEF जारी करता है। 130 बता चुके, ठीक ना, 130 बता चुके। 130 कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक है, ये जारी करता है UNDP जारी करता है। पहले स्थान पे आइसलैंड, ठीक, लैंगिक अंतराल में भी आइसलैंड है और मानव विकास में भी आइसलैंड है, ठीक ना। अब आइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? फिर भारत का स्थान क्या है? फिर अंतिम स्थान पे कौन है, ठीक ना। अब देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है 151 है, ठीक ना। इससे पहले 159 था, 159 से सुधार हुआ है भारत में, ठीक ना, 151 हो गया है। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे परंपरागत तरीके से नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे एस्टोनिया है, ठीक। और अंतिम स्थान पे 180वें स्थान पर इरिट्रिया है, ठीक ना, इरिट्रिया अफ्रीकी कंट्री है इरिट्रिया। यानी विश्व प्रेस, अब देखिए अब कितना हो गया टोटल? 130 बता चुके, 131 बता चुके और 151 बता चुके, ठीक ना, 151 बता चुके, ठीक। तो ये 130 पे कौन है? 131 पे कौन है? 151 पे कौन है, ठीक ना। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा किस देश में है? चीन में है, फिर अमेरिका में है, जर्मनी में है, भारत में। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान 18वां है, ठीक ना। और देखिए ध्यान में एक आया, अब
जो कॉप 2021 में 2015 में जो कॉप 21 में जो नीति घोषित की गई थी कि भारत 50% गैर जीवाश्म ईंधन 2030 तक प्राप्त करना था। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन में भारत को जो था तो 50% प्राप्त करना था, लेकिन भारत ने ये लक्ष्य क्या हासिल कर लिया, 2025 में ही लक्ष्य हासिल कर लिया है भारत ने। ठीक, इसको यहाँ से जानिए, ठीक ना, यहाँ से जानिए आप इसको। अब आइए सतत विकास सूचकांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सतत विकास सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक, जारी करता है। भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 99 है। इससे पहले 109 थी, यानी सुधार हुआ है, 10 अंकों का सुधार हुआ है। 109 से होकर के 99 पर आती है। शीर्ष रैंकिंग कौन है? तो शीर्ष रैंक पे फिनलैंड है, ठीक। और अंतिम रैंक पे कौन है? तो अंतिम रैंक पे सूडान है, ठीक ना। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स, यानी रहने योग्य शहर के लिए सबसे अच्छा जो शहर है वो कौन है? वो कोपेनहेग है, ठीक ना। सबसे अच्छा शहर कोपेनहेग है, फिर वियना है, फिर ज्यूरिख है, ठीक। और अंतिम स्थान पे दमिश्क है। कौन जारी करता है? EIU, ठीक ना, इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस ने, ठीक ना। अब आइए, नाटो का 34वां सम्मेलन कहाँ पे होता है? नाटो का 34वां सम्मेलन होता है पहली बार इस स्थान पे होता है। नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन होता है द हेग में, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में होता है, ठीक ना, ठीक। नेक्स्ट कहाँ पे होगा? नेक्स्ट नाटो का तुर्की में होगा। ध्यान दीजिएगा, पहली बार हेग में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। नाटो का 34वां सम्मेलन 2025 का द हेग में हुआ था 24-25 जून को, ठीक। अब वैश्विक शांति सूचकांक ध्यान दीजिएगा, शांति सूचकांक, ठीक ना, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस द्वारा जारी किया जाता है, जारीकर्ता इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया का स्थान 116 से सुधर करके 115 हो गया है, ठीक ना, यानी भारत किस स्थान पे है? तो 115 स्थान पे है इस बार। इससे पहले कितना था? 116 पर था, ठीक। शीर्ष स्थान वाले देश कौन से थे? तो आइसलैंड 2008 से लगातार बना हुआ है शीर्ष पर, ठीक ना। आइसलैंड जो है 2008 से शीर्ष पर बना हुआ है, यानी भारत की स्थिति 115 से होकर के स्थान पे 116 के स्थान पे 115 हो गई है, ठीक ना। अब आइए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, आपको बताए थे ना कुछ सूचकांक कौन कौन जारी करता है, तो ऊर्जा संक्रमण का भी सूचकांक कौन जारी करता है? तो ऊर्जा संक्रमण का भी सूचकांक WEF जारी करती है, ठीक ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष देश कौन सा है? शीर्ष देश है स्वीडन है, फिनलैंड है। शीर्ष पर बस स्वीडन आप याद करिए, स्वीडन, ठीक। और भारत का स्थान गिर करके 63 से, पिछले बार 63 था और इस बार 71 हो गया। 71 स्थान पे इंडिया है इस बार, ठीक। और अंतिम स्थान पे कांगो गणराज्य है, ठीक। अंतिम वाला बिल्कुल मत याद रखिए, बस इंडिया का याद रखिए कि इंडिया की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? WEF जारी करता है, आपको बता दिए थे। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF जारी करता है। लैंगिक अंतराल जारी करता है और पर्यटन सूचकांक जारी करता है, ठीक ना। अब आइए आगे, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, QS वर्ल्ड, ध्यान दीजिए, दो संस्थाएं जारी करती है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जारी करती है और टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे QS के हिसाब से, ये भी आप समझिएगा किस आंकड़े के हिसाब से, किस आकलन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। आप याद किए हों कि टाइम्स के हिसाब से, अब पूछ दिया QS, तो आप QS वाला QS के हिसाब से लगाइएगा, टाइम्स वाला टाइम्स के हिसाब से लगाइएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर पूछा है QS के हिसाब से शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है विश्व में? तो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, USA, ठीक। दूसरे पे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। और इंडिया का कौन सा है QS के अनुसार? IIT दिल्ली, ठीक ना। इससे पहले कौन थी? IIT मुंबई थी, ठीक ना। तो इस बार IIT दिल्ली हो गई। सर्वाधिक विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं, फिर UK के हैं, फिर चाइना के हैं, फिर इंडिया के 54 विश्वविद्यालय शामिल हैं, ठीक ना। अब आइए G7 का 51 सम्मेलन, G7
G7 का जो 51 सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो कनाडा के अल्बर्टा में हुआ। कल PYQ वाले क्वेश्चन में ये हम बनाए थे, ठीक ना। औद्योगिक रूप से विकसित G7 का 51वां सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा में कनानस्कीम, ठीक ना, वाम्प में हुआ, ठीक ना। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? अमेरिका है, ध्यान दीजिएगा रूस हट गया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, ठीक। क्या भारत इसमें है? तो भारत नहीं है, लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी शामिल होते हैं, इस बार हुए थे, ठीक ना, हुए थे। अब आइए G7 हो गया, तो G7 तो ये 2000 इस वाला है। तो अगला G7 का 52वां सम्मेलन कहाँ पे होगा? 51 सम्मेलन कहाँ पे होगा, ठीक। 51 सम्मेलन कहाँ पे होगा? 52 सम्मेलन, तो 52वां सम्मेलन होगा अगले साल 2026 में, ये होगा फ्रांस में, ठीक ना, फ्रांस में सम्मेलन होगा। अब आइए जो कौन कौन शामिल हुए थे, ठीक ना, अमेरिका, कौन कौन देश है? G7 के 19 देश हैं और यूरोपीय संघ है, ठीक ना, यूरोपीय यूनियन है। अब देखिए अमेरिका के शामिल हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, कनाडा के मार्क ताने, जापान के PM इशिबा, आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैचिंग में आता है क्वेश्चन, ठीक ना। इटली के जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के फेडरिक मर्ज, जो जर्मनी के चांसलर, नए चांसलर बने हैं वो फेडरिक मर्ज बने हैं। फ्रांस के एमेनुअल मैक्रो, ठीक है ना। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, ध्यान दीजिए एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला, ठीक, ये लोग शामिल हुए थे। इसमें जो मुख्य रूप से इसका मुख्य विषय क्या था? ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन, इसका मुख्य विषय था। इसका मुख्य विषय क्या था? ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन। अब आइए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये क्या था? अमेरिका ने ईरान पर जो आक्रमण किया था, हमला किया था इसके द्वारा, हैमर उसका नाम ऑपरेशन हैमर था, मिडनाइट हैमर था। तो जो ईरान था, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को नष्ट किया था, यानी अमेरिका द्वारा जो हमला किया गया था किस पर? ईरान पर, ठीक ना। तो वही है ये ऑपरेशन हैमर, यानी अमेरिका ने हमला किया ईरान पर। विश्व का पहला AI क्लिनिक कहाँ पर है? विश्व का पहला AI क्लिनिक कहाँ पर खुला है? तो सऊदी अरब में खुला है। कौन खोला है? संघाई स्टार्टअप द्वारा खुला है, ठीक ना, संघाई स्टार्टअप द्वारा। यानी विश्व का आपको क्वेश्चन बताए थे कि पहला डिजिटल, उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल क्लिनिक कहाँ पे खुला है? तो पहला डिजिटल क्लिनिक उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खुला है, ठीक ना, सीतापुर में खुला है, ठीक ना। अब आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं कहाँ? ठीक, अब आइए वैश्विक सैन्य खर्च में आपको परमाणु हथियार वाला बता चुके हैं। परमाणु हथियार में भारत के पास 180 है, विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, फिर रूस के पास है और इंडिया के पास छठा स्थान है, ठीक ना, 180 है। पाकिस्तान के पास 170 है। अब देखिए सिप्री ने रिपोर्ट जारी किया है कि वैश्विक सैन्य खर्च, यानी सैन्य खर्च, वहाँ पे परमाणु हथियार था, सैन्य खर्च यानी अपने टोटल GDP का सबसे ज़्यादा हथियार पर खर्च कौन देश करता है? तो ये है, ठीक ना। अब देखिए भारत सैन्य व्यय में 86.1 अरब डॉलर खर्च करता है, जो GDP का 2.3% है, ठीक। अब सैन्य व्यय में शीर्ष सूची कौन सा है? सबसे ज़्यादा अपने सैनिकों पर व्यय कौन करता है हथियार में, सेना पर? तो अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, रूस तीसरे स्थान पर, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ जर्मनी को पछाड़ करके भारत हो गया है चौथे स्थान पर। लेकिन अभी देखिए जो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो अभी भी भारत 5वें स्थान पर बना हुआ। और सैन्य शक्ति यानी कि सैन्य पावर, फायर पावर में इंडेक्स में कौन सा नंबर 1 पर है? यानी सबसे ज़्यादा सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चाइना के पास है। चाइना तीसरे नंबर पर आ जाता है। यानी सैन्य व्यय में अमेरिका चीन है, तो सैन्य पावर में कौन कौन सा है? अमेरिका रूस है, ठीक ना। अब आइए विश्व के सबसे ऊंचे 3D प्रिंटिंग इमारत, 3D प्रिंटिंग, ठीक ना, विश्व के सबसे ऊंचे 3D प्रिंटिंग कहाँ पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक ना,
ज्यूरी स्विट्जरलैंड में है। सफ़ेद महल इसको कहते हैं टोर अल्वा, स्विट्जरलैंड के टोर अल्वा बिल्डिंग का नाम है जिसको सफ़ेद महल कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 3D प्रिंटेड ट्रेन चलाने वाला जापान है, ठीक ना। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, तो ठीक ना, टोटल देश कितने हैं, भारत का स्थान कितना है, पहला स्थान पे कौन है, अंतिम स्थान पे कौन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया का जो स्थान है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान है, ठीक ना, 10वां स्थान है। लेकिन क्या पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पे कोई है? बिल्कुल नहीं है, ये खाली है, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछ दे पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे बिल्कुल कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई उस मानक पे, कोई कंट्री उस मानक पे नहीं उतर पाई जो मानक होना चाहिए था। तो इसलिए शीर्ष स्थान पे कौन है, चौथे स्थान पे कौन है, डेनमार्क है, फिर नीदरलैंड है, और अंतिम स्थान पे कौन है, तो अंतिम स्थान पर ईरान है, ठीक ना। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, ठीक ना। गैस उत्सर्जन में पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, ठीक। अब आइए, विश्व की सबसे ऊंची इमारत, आवासीय इमारत कहाँ पर है, सेन्ना टावर ब्राज़ील में। ध्यान दीजिएगा, सेन्ना टावर ब्राज़ील में है। आवासीय इमारत की बात है, ठीक ना, आवासीय इमारत कहाँ पर, सेन्ना टावर ब्राज़ील में। और वो क्या है, 3D प्रिंटेड। इससे पहले हम क्या बताए थे, 3D प्रिंटेड कहाँ पर है, तो ज्यूरिख में है, ठीक ना, ज्यूरिख में है। अब आइए, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में शीर्ष शहर कौन सा है, शीर्ष शहर में सैन फ्रांसिस्को है, दूसरे पे न्यूयॉर्क है। इंडिया का जो है वो बेंगलुरु है 10वें नंबर पर, ठीक ना, 10वें नंबर पर बेंगलुरु है। यानी कि इंडिया का कौन सा शहर शीर्ष पर है इकोसिस्टम में, तो बेंगलुरु है, ठीक, बेंगलुरु है। शीर्ष पे कौन है, सैन फ्रांसिस्को है विश्व में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य, टोटल सदस्यों की संख्या 15 होती है, 10 अस्थायी, 5 अस्थायी, ठीक ना। तो अस्थायी सदस्य कौन कौन से शामिल होंगे, जो 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक बने रहेंगे। न्यू मेंबर में कौन कौन हुए हैं, तो बहरीन है, कोलंबिया है, कांगो गणराज्य है, लाटविया है, लाइबेरिया है, ठीक। कैसे याद रखेंगे, देखिए, K², ठीक, L² B, कोलंबिया, कांगो गणराज्य, लाटविया, लाइबेरिया और बहरीन, ठीक ना, बहरीन। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम QS द्वारा निकाले थे रैंकिंग कौन से है, तो अब देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा शीर्ष पर कौन सा है, एशिया में तो सिंघुआ है। टाइम्स जो कैसे याद रखेंगे, टाइम्स स आ रहा है तो सिंघुआ, ठीक ना, सिंघुआ। और QS द्वारा एशिया का शीर्ष कौन सा है, तो पेकिंग है, पेकिंग विश्वविद्यालय है, ठीक। और टाइम्स द्वारा सिंघुआ है। यहाँ पे आगे PQS, P से पेकिंग, QS द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं एशिया का शीर्ष, यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, और इंडिया का ISC बेंगलुरु, ठीक ना। इंडिया का शीर्ष स्थान पे कौन सा है, ISC बेंगलुरु। और QS के हिसाब से कौन सा था वहाँ पर, इंडिया का IIT दिल्ली था, ठीक ना, IIT दिल्ली था। अब आइए, 46 एशिया शिखर सम्मेलन, अभी कल अब आपको हम बताए थे 46 एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक ना। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, कुआलालंपुर में हुआ था, किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वहाँ के प्रधानमंत्री तांदो सेरी अनवर इब्राहिम ने किया था। यानी कि मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, इब्राहिम है, अनवर इब्राहिम, ठीक। कहाँ पे हुआ था एशिया का आसियान शिखर सम्मेलन, तो कुआलालंपुर में, ठीक ना, मलेशिया के कुआलालंपुर में, ठीक। अब आइए यहाँ पर राष्ट्रपति की पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा, यानी भारतीय राष्ट्रपति की यहाँ की यात्रा की है द्रौपदी मुर्मू अप्रैल महीने में, पुर्तगाल की और स्लोवाकिया की। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक, आपको कल बताए थे क्वेश्चन में, इससे पहले जो हम PYQ बताए थे, तो हम बताए थे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक में, ठीक ना। चीता के लिए तीसरा अस्थायी आवास, ठीक ना, कहाँ पर बना है, मध्य प्रदेश के नारादेही अभ्यारण्य में। नारादेही अभ्यारण्य कहाँ पे, नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो
मध्य प्रदेश में। अब देखिए आईआईटी अहमदाबाद की शाखा खुलेगी दुबई में। आईआईटी अहमदाबाद की शाखा खुलेगी दुबई में, ठीक। और आईआईसी बेंगलुरु की शाखा खुलेगी अबू धाबी में, ठीक ना, अबू धाबी में, ठीक। अहमदाबाद की खुलेगी अहमदा द से द आ रहा है तो दुबई, ठीक। और आईआईसी बेंगलुरु का अबू धाबी में, ठीक ना, अबू धाबी में। आइए आगे आइए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि काम का नहीं है, लेकिन आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं अगर वो कर रहे हैं तो उनका रिवीजन भी हो जा रहा है और पूरा सब कुछ लिख दिए हैं। जब को पूरी मैगजीन पढ़ने से अच्छा है इसको एक बार, अगर पीडीएफ चाहिए तो इसको एक बार आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, सर पीडीएफ इसको चाहिए, नंबर दे दीजिएगा, हम उस नंबर पर पीडीएफ भेज देंगे। उसका कोई कास्ट नहीं है, ठीक ना। ये जो है 6 महीने का करंट अफेयर है, मेन करंट अफेयर है। आप लोगों कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं याद होगा। जिसको याद है वो भी एक बार देख लें, जिसको नहीं याद है वो भी देख लें, ठीक ना। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने लोगों के पास थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए आइए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में देशों में रिकॉर्ड खनिजों का रिकॉर्ड ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो खनिज आंकड़ा है लौ का है, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण का नहीं है, इसलिए इसको बस इतना जानिए कि खनिज लौ का सबसे ज़्यादा है, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर भारत में एफडीआई की वृद्धि हुई है, ठीक ना। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है, यानी पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है एफडीआई कौन जारी करता है? भारतीय उद्योग मंत्रालय, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है, ठीक। 2024-25 में भारत में एफडीआई 14% की वृद्धि होकर के 81.4 बिलियन डॉलर की हो गई है, ठीक ना, बिलियन डॉलर की हो गई है। कब हो गई है, यानी कितने की वृद्धि हुई है भारत में? क्या वृद्धि हुई? हाँ, भारत में तो वृद्धि हुई है, लेकिन वैश्विक लेवल में भी वृद्धि हुई है। सर्वाधिक एफडीआई अंतर्प्रवाह यानी अंतर्प्रवाह में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का रहा है अंतर्प्रवाह में, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का रहा है, ठीक ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का रहा है, ठीक। किसमें? एफडीआई में। सेवा क्षेत्र का 19%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का 16%, ठीक। अब देखिए वृद्धि होकर के 81.07 बढ़ चुका है। क्यों बता रहे हैं, ये आंकड़ा बता रहे हैं क्योंकि ये भी पूछा था भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है दिसंबर 2024 में कितना था? तो 640, ठीक ना, 640 करोड़ डॉलर का था। अब आइए, अब देखिए अंतर्प्रवाह यानी एफडीआई सबसे ज़्यादा किस राज्य में आता है? तो सबसे ज़्यादा आता है महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर दिल्ली में, ठीक ना। और विश्व लेवल पे सबसे ज़्यादा भारत का मैक्सिमम एफडीआई वाले देश कौन से हैं? सिंगापुर है, मॉरिशस है, यूएसए है, ठीक। यानी सबसे स्थान पे सिंगापुर है शीर्ष स्थान पे, फिर मॉरिशस है, फिर यूएसए तीसरे स्थान पर है, ठीक ना। अब आइए, भारत की जीडीपी और राष्ट्रीय आय संबंधी अनुपात कौन जारी करता है? एनएसओ जारी करता है, ध्यान दीजिएगा। एनएसएसओ प्लस सीएसओ मिला करके हो गया है एनएसओ। अभी आरओ में क्वेश्चन आया था कि भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो एनएसओ करता है, ठीक ना। इसका आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है। अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो जीडीपी है, जीडीपी, इसका आधार वर्ष 2011-12 था, जिसको बढ़ा करके 2022-23 कर दिया गया है, ठीक ना, 22-23 कर दिया गया है, ठीक ना, भारत आधार वर्ष। अब आइए राष्ट्रीय आय, वही है राष्ट्रीय आय वाला देखिए बता चुके हैं, ठीक ना। अब आइए, जो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जो खरीफ की फसलों और रबी की फसलों और गन्ना के मूल्य का जो एमएसपी जारी किया जाता है, एमएसपी खरीफ की फसल पे जारी किया जाता है 14 फसलों का, ठीक। और रबी की फसलों का 6 फसलों का, ठीक ना। और 2 फसलों का और जारी किया जाता है, ठीक ना, गन्ना और कपास, ठीक, कपास वो अलग से जारी किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो खरीफ की फसलों में सर्वाधिक खरीफ की फसल है वो नाइजर है,
नाइजर की है, नाइजर सीड की है, और 720 रुपये की वृद्धि हुई है। और धान जो है, धान जो सिंपल धान है उसमें 50 रुपये की वृद्धि हुई है। इस समय सिंपल धान खरीफ की फसल में कितना हो गया है, 2369 रुपये हो गया है। और धान ए, धान में विटामिन ए पाया जाता है, 2379 रुपये हो गया है। अब देखिए कौन कौन सी फसल है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, तूर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, कपास है, सोयाबीन है, सूर्यमुखी है, तिल है, नाइजर है। और मसूर क्या है, मसूर रबी की फसल है। यही क्वेश्चन RO में पूछा था, RO 2023 वाले में पूछा था। आप देखिए इसको आप लोग सर्च करते होंगे कहाँ से हम याद करें। जो MSP जारी होती है उसी को आप लिख लीजिए, कहीं बार बार पढ़ लीजिए, कौन 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 रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसल है। ये मूंग भी दिया था, मूंग भी खरीफ की है, मसूर दिया था, मसूर रबी की फसल है। ठीक ना, यही पूछा था कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो मूंग ऑप्शन में था, ये ऑप्शन सही था। ठीक ना। अब आइए 2024-25 में भारत में विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े कैसे हैं। ठीक ना, भारतीय व्यापार के, इसका मतलब क्या है कि भारत सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करता है, सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को करता है। ठीक ना, और किस देश और कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ध्यान दीजिएगा। इसको जारी कौन करता है, वाणिज्यिक मंत्रालय जारी करता है। ठीक ना, जारी कौन करता है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2023-24 का जारी किया गया। तो देखिए भारत निर्यात निर्यात वस्तुगत और सेवा क्षेत्र में निर्यात करता है, इतने टप में मत जाइए। लेकिन कुल आयात करता है कितने का, 915.19 अरब डॉलर का। अरब डॉलर, ए फॉर अरब है। ठीक ना, ए फॉर रहेगा तो अरब, बी फॉर रहेगा तो बिलियन, एम फॉर रहेगा तो मिलियन। ठीक ना, और टी रहेगा तो ट्रिलियन डॉलर। ठीक ना। अब आइए व्यापार घाटा, व्यापार घाटा यानी 94.26 अरब डॉलर का भारत का व्यापार घाटा हुआ है। ठीक ना। वस्तुगत निर्यात किसमें व्यापार घाटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, व्यापार घाटा हुआ है वस्तुगत निर्यात में। यानी वस्तुगत निर्यात में निर्यात भारत कितना करता है, वस्तुगत निर्यात में वस्तुगत व्यापार घाटा भारत का ज़्यादा है। ठीक ना, देखिए वस्तुगत निर्यात भारत करता है 437 अरब डॉलर का, और आयात करता है 720 अरब डॉलर का। ठीक ना, यानी कि आयात ज़्यादा कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है, तो घाटा होगा। हम आयात कोई चीज़ हम ज़्यादा ला रहे हैं और कम बेच रहे हैं, तो हमको घाटा होगा, घाटा होगा। तो इसीलिए हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो वस्तुगत घाटा हो रहा है, वस्तुगत घाटा हो रहा है, गुड्स मटेरियल में हमको घाटा हो रहा है। ठीक ना, व्यापार घाटा कितने का हुआ, ये मत आप याद है, बस इतना जानिए कि वस्तुगत बाद में घाटा हुआ। अब सेवा निर्यात में ध्यान दीजिएगा, सेवा निर्यात में 383 डॉलर का हम निर्यात कर रहे हैं, अरब डॉलर का निर्यात कर रहे हैं, और आयात सिर्फ 194 कर रहे हैं। इतने सेवा व्यापार में भारत का जो लाभ हुआ है अधिपक्य हुआ है। ठीक है ना, यानी कि किसमें भारत में, तो वस्तुगत निर्यात में भारत क्या है, वस्तुगत व्यापार में घाटे में है, और सेवा व्यापार में अधिकता में है। ठीक, सेवा में अधिकता में है। अब आइए यहाँ पर देखिए, IMF के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर चौथी भारत की अर्थव्यवस्था बन गई है IMF। ठीक ना, IMF क्या क्या जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। ठीक ना, इकोनॉमिक आउटलुक फोरम जारी करता है, आउटलुक जारी करता है, IMF जारी करता है। ठीक ना, और प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये जो आउटलुक है IMF जारी करता है। इसके अनुसार, IMF के अनुसार अमेरिका शीर्ष पर है, चीन पहले पर है, जर्मनी दूसरे पर है, भारत चौथे पर है। ठीक ना, भारत चौथे स्थान पर है, यानी कि चौथी अर्थव्यवस्था। तो इसका जरूर याद कर लीजिएगा, 4.17 ट्रिलियन डॉलर है, टी फॉर ट्रिलियन डॉलर है भारत का। भारत की जो अर्थव्यवस्था है कितनी बड़ी है, तो 4.87 ट्रिलियन डॉलर की है। किसके अनुसार, IMF के अनुसार। IMF क्या क्या जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और वर्ल्ड बैंक जारी करता है वर्ल्ड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। ठीक, IMF के अनुसार भारत का जो 2025-26 का GDP है 6.2% है, और जो 26-27 में होगा वो 6.3% है। ठीक ना, 6.3% है। RBI की मौद्रिक नीति, ये हटाइए, इसको बहुत तो नहीं है क्योंकि, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अब आइए यहाँ पर विश्व जनसंख्या पर UN की रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कौन जारी करता है विश्व की जनसंख्या रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व जनसंख्या कोष जारी करती है, ठीक ना। इसके अनुसार भारत का जो प्रजनन दर है 1.9 है, 1.9 है, ठीक ना। भारत का जो प्रजनन दर है 1.9 है। भारत में बुजुर्ग आबादी 65 वर्ष से ऊपर वाले 17% हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्व में बुजुर्ग की आबादी कहाँ पे है? तो जापान में है। भारत की जीवन प्रत्याशा पुरुष की 71 वर्ष है और महिला की 74 वर्ष है, यानी महिला की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, ठीक। कामकाजी आबादी कितना है? 68% है। कामकाजी कौन होते हैं? 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक जो हैं कामकाजी हैं, ठीक ना। ये दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ये सेल्फ हैं, ठीक। सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी, ठीक ना, भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी LIC है, SBI है, ठीक ना। पहले पे LIC है और SBI है। अगर क्वेश्चन आ रहा है सबसे शीर्ष ब्रांड भारत का कौन सा है, तो भारत का सबसे शीर्ष ब्रांड LIC है, LIC है, ठीक ना। अल्जीरिया NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक ना। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में ब्रिक्स सदस्य द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय शंघाई में है, तो इसका सदस्य बना अल्जीरिया इसका सदस्य बना। विश्व का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ पर खुला है, कहाँ पर है? तो हैदराबाद गोल्ड सिक्का हैदराबाद में, ठीक ना। हैदराबाद गोल्ड सिक्का मेल्टिंग हैदराबाद में। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान ध्यान दीजिएगा, नहीं, हेनले एंड पार्टनर्स की विश्व की सबसे धनी शहरों की सूची, ये धनी शहरों की सूची है, ध्यान दीजिएगा। सबसे धनी शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क सबसे धनी शहर है। और रहने योग्य में हम कौन सा अभी बताए थे? रहने योग्य में कोपेनहेग बताए थे, ठीक ना, ठीक ना। अब देखिए न्यूयॉर्क है, तो इंडिया का कौन है? इंडिया का मुंबई है सबसे धनी शहर। भारत का पहला AI सेज छत्तीसगढ़ के रायपुर में है, ठीक ना, छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। RBI ने फ्लिपकार्ट को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण किया है। क्वेश्चन आ जाए RBI ने किसको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में घोषित किया गया है? तो फ्लिपकार्ट को घोषित किया है, ठीक ना, फ्लिपकार्ट को, ठीक। या ऐसे क्वेश्चन आ जाए फ्लिपकार्ट को किसने घोषित किया है गैर वित्तीय बैंकिंग में? तो RBI घोषित किया है, ठीक ना। तो आइए यहीं पे आज क्लास हम आपकी समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट रहेगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या क्या बताना है, तो इसके बाद का जो है करंट अफेयर वो बताना है, ठीक ना। आप क्वेश्चन जरूर इसको सॉल्व करिएगा, इसको पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा। अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो नंबर पे 9415 49 32 33 9415493233 9415493233 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि ये PDF चाहिए, तो PDF आपको कास्ट ऑफ फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन आप शेयर ज़रूर करिएगा, कम से कम शेयर तो आप तो करिए ही करिएगा, फिर PDF आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा लोगों को, कि आपको आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। क्योंकि जहाँ तक हमको लग रहा है क्योंकि अच्छा नोट्स है, ठीक ना, और अच्छा कंटेंट है, और इससे बाहर से पढ़ने की आवश्यकता है तो आप पढ़िए, लेकिन हम सब कुछ इसमें बता चुके हैं, ठीक ना। चलिए, थैंक यू। यहीं पे क्लास आपकी समाप्त करते हैं। थैंक यू।